So in this lecture I am going to explain the nuclear shell model to you. The basis of nuclear shell model, or the need for nuclear shell model, arises from the experimental observation of magic numbers. So what exactly are magic numbers? These numbers 2, 8, 20, 28, 50, 82, 126, but what do they have to do with the nucleus? So if a nucleus has its n, that is the number of neutrons, or z, that is the number of protons, equal to any of these numbers, then it has been observed that those nuclei have outstanding properties that are not in line with any other nuclei of the same kind. So when the number of protons, that is z, or the number of neutrons, that is n, is equal to one of the magic numbers, the nuclei exhibit outstanding properties. ठीक है, वो outstanding properties क्या क्या हैं, और ख़ासतौर पे जब डबली मैजिक नंबर्स हों, यानी न्यूट्रॉन्स भी जो हैं वो मैजिक नंबर के बराबर हो और प्रोटॉन्स भी मैजिक नंबर्स के बराबर हों, तो वो प्रॉपर्टीज़ जो हैं और ज़्यादा स्ट्राइकिंग हो जाती हैं. ठीक है, फॉर एग्जांपल निकल, as you can see, 56, 28. If 56 is the mass number, 28 is the number of protons for nickel. ठीक है, लिक्विड ड्रॉप मॉडल ये प्रिडिक्ट करता है कि इसकी जो बाइंडिंग एनर्जी होगी वो 477.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी. ठीक है, तो लिक्विड ड्रॉप मॉडल से जो हमारे पास बाइंडिंग एनर्जी आती है निकल की, यानी सेमी एम्पिरिकल मास फॉर्मूला से, वो हमारे पास आती है 477.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जबकि जो इसकी मेजर्ड बाइंडिंग एनर्जी है वो 484 है. ये हमें नज़र आ रहा है कि निकल का जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है दैट इज इक्वल टू 28, एंड 28 इज अ मैजिक नंबर. ठीक है, तो इसी तरह, अच्छा बल्कि इसका जो है अगर हम 56 माइनस 28 करें, so 56 minus 28, इंटरेस्टिंगली, ओके, इट्स अ डबली मैजिक न्यूक्लियस. इसका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी एक मैजिक नंबर के बराबर है, दैट इज 28. ठीक है, तो इट्स एन एक्सक्लूसिवली स्टेबल न्यूक्लियस जिसकी बाइंडिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द वन प्रिडिक्टेड फ्रॉम द लिक्विड ड्रॉप मॉडल. इसी तरह स्टैनस को अगर हम देखें तो 50 इसका जो है वो प्रोटॉन नंबर है विच इज़ अ मैजिक नंबर अगैन. ठीक है, और अगर हम इसका न्यूट्रॉन नंबर निकालने की कोशिश करें तो 132 minus 50, that is 82. So this is also a doubly magic nucleus. ठीक है, इसकी जो बाइंडिंग एनर्जी है जो हम लिक्विड ड्रॉप मॉडल से या सेमी एम्पिरिकल मास फॉर्मूला से अगर कैलकुलेट करने की कोशिश करें तो हमारे पास आती है 1084 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ये आप खुद कैलकुलेट कर सकते हैं, हम जो है वो बाइंडिंग एनर्जी कर चुके हैं शुरू के लेक्चर्स में बिफोर मिड टर्म. ठीक है, जबकि इसकी जो मेजर्ड बाइंडिंग एनर्जी है, एक्सपेरिमेंटली फाउंड वैल्यू है, वो 1110 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है. ठीक है, इसके अलावा भी कई स्पेशल फीचर्स होते हैं मैजिक न्यूक्लियाई के अंदर, जिसमें से एक फीचर ये है कि जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन सेपरेशन एनर्जीज होती हैं इनकी, वो एक्सक्लूसिवली हाई होती हैं. न्यूट्रॉन सेपरेशन एनर्जी क्या होती है या प्रोटॉन सेपरेशन एनर्जी क्या होती है? जो आउटर मोस्ट न्यूट्रॉन या प्रोटॉन होता है उसको सेपरेट करवाने के लिए जो एनर्जी हमें न्यूक्लियस को प्रोवाइड करनी पड़ती है, उसको रिमूव करवाने के लिए लास्ट प्रोटॉन या लास्ट न्यूट्रॉन को, दैट इज नोन एज द न्यूट्रॉन सेपरेशन एनर्जी और द प्रोटॉन सेपरेशन एनर्जी. ठीक है, तो ये नंबर भी पीक कर जाता है अगर एन या जेड दोनों में से कोई एक मैजिक नंबर के बराबर हो. ठीक है, जनरली स्टेबिलिटी ऑफ द न्यूक्लियस जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है. इसी तरह अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स मैजिक नंबर के बराबर है तो ज़्यादा स्टेबल आइसोटोप्स पाए जाएंगे उस एलिमेंट के. ठीक है, व्हाट आर आइसोटोप्स? मेरा ख्याल है अब न्यूक्लियर फिजिक्स का कोर्स हम इतना आगे तक कर चुके हैं तो आप लोगों को अच्छी तरह पता हो जाना चाहिए कि आइसोटोप्स क्या होते हैं. ठीक है, ये ऐसे न्यूक्लियाई होते हैं जिनके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है वो सेम होता है लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट होता है, जिसकी वजह से ए डिफरेंट होता है. ठीक है, तो वो आइसोटोप्स होते हैं.
अगर प्रोटॉन नंबर मैजिक नंबर के बराबर है, यानी 2 है, 8 है, 28 है, 50 है, 82 है, तो क्या होगा, जो नंबर ऑफ स्टेबल आइसोटोप्स होंगे ऐसे एलिमेंट के वो बहुत ज़्यादा होंगे, दूसरे एलिमेंट्स के मुकाबले में ज़्यादा स्टेबल आइसोटोप्स एग्जिस्ट करेंगे उस एलिमेंट के। इसी तरह अगर आइसोटोन्स को हम कंसिडर करें, अगर n जो है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन वो मैजिक नंबर के बराबर है, तो नंबर ऑफ आइसोटोन्स ज़्यादा होते हैं ऐसे एलिमेंट्स के। ठीक है, तो आइसोटोन्स क्या होते हैं? इफ टू एलिमेंट्स हैव द सेम न्यूट्रॉन नंबर देन दे आर नोन एज आइसोटोन्स। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल बोरॉन 12 और कार्बन 13 अगर हम कंसिडर करें तो ये दोनों जो हैं वो आइसोटोन्स होते हैं। ठीक है, इसके अलावा भी कई आइसोटोन्स होते हैं। तो अगर किसी न्यूक्लियस में जो n है वो मैजिक नंबर के बराबर है, तो बहुत सारे आइसोटोन्स ऐसे एग्जिस्ट करेंगे जिसमें n जो है वो मैजिक नंबर के बराबर होगा। ठीक है, अगर n एक मैजिक नंबर है, यानी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स किसी न्यूक्लियस के अंदर वो मैजिक नंबर के बराबर है, यानी 2 है, 8 है, 28 है एंड सो ऑन, देन द क्रॉस सेक्शन फॉर न्यूट्रॉन एब्जॉर्प्शन इज मच लोअर देन फॉर अदर न्यूक्लियाइड्स। ठीक है, ये क्रॉस सेक्शन फॉर न्यूट्रॉन एब्जॉर्प्शन क्या होता है? बेसिकली जो न्यूट्रॉन क्रॉस सेक्शन है पार्टिकल फिजिक्स में या न्यूक्लियर फिजिक्स में, इसको आप एक जो इंसिडेंट न्यूट्रॉन होता है वो एक टारगेट न्यूक्लियस से किस तरह इंटरेक्ट करता है उसके लिए हम डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली जब हम एक टारगेट न्यूक्लियस के ऊपर न्यूट्रॉन्स को इंसिडेंट कराते हैं तो रिएक्शन प्रोबेबिलिटी कितनी है उसको ये डिफाइन कर रहा होता है। ठीक है, तो कौन कौन से जो है वो पैरामीटर्स हैं बेसिकली जो इसको अफेक्ट करते हैं न्यूट्रॉन क्रॉस सेक्शन को, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरेक्शन को। यूजुअली जो टारगेट टाइप है, मतलब किस तरह का टारगेट है, लाइट न्यूक्लियस है जिसमें नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स कम हैं या ज़्यादा हैं, ये भी होता है। ठीक है, जो न्यूक्लियर रिएक्शन आप कौन सा करवाना चाह रहे हैं इस पर भी क्रॉस सेक्शन डिपेंड कर रहा होता है। इंसिडेंट पार्टिकल की जो एनर्जी है, इंसिडेंट न्यूट्रॉन्स की जो एनर्जी है, यानी उनको कितनी एनर्जी दी गई है और एनर्जी हम किस तरह देते हैं, उनको जो है वो थर्मल एनर्जी के थ्रू स्पीड अप कराया जाता है। ठीक है, उस पर भी डिपेंड करता है, सॉलिड एंगल पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, जो टारगेट न्यूक्लियाई हैं उनके जो है टेम्परेचर्स पर भी डिपेंड करता है। ठीक है, ऐसे जो मटेरियल्स होते हैं जो कि ज़्यादा रिएक्ट करते हैं, ठीक है, जो कि न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब करते हैं या फिर वो जो न्यूट्रॉन है उसको एब्जॉर्ब करके खुद डिके कर जाते हैं। ठीक है, वो न्यूट्रॉन एब्जॉर्बर्स कहलाते हैं। ठीक है, और उनका जो क्रॉस सेक्शन होगा वो दूसरों के मुकाबले में ज़्यादा होता है। ठीक है, तो दिस इज़ व्हाट अ न्यूट्रॉन क्रॉस सेक्शन इज़। बेसिकली इट्स काइंड ऑफ रिएक्शन प्रोबेबिलिटी इन ऑफ अ न्यूक्लियस। तो अगर न्यूट्रॉन नंबर जो है वो मैजिक नंबर के बराबर है, जो क्रॉस सेक्शन होता है वो बहुत कम होता है, यानी ऐसे न्यूक्लियाई जो हैं वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव भी नहीं होते। ये बात भी डिड्यूस और एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व की गई है। ठीक है, फिर इसी तरह एनर्जीज ऑफ द एक्साइटेड स्टेट्स आर मच हायर देन द ग्राउंड स्टेट इफ आइदर n और z और बोथ आर मैजिक नंबर्स। यानी अगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मैजिक नंबर के बराबर है या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स मैजिक नंबर के बराबर है या डबली मैजिक है, यानी दोनों मैजिक नंबर के बराबर हैं। और मैजिक नंबर्स क्या हैं अब आपको याद हो जाने चाहिए, 2, 8, 28, 50, 82, 126। ठीक है, तो क्या होगा, जो एक्साइटेड स्टेट्स की एनर्जीज हैं ऐसे न्यूक्लियाई की वो भी ज़्यादा होती है ग्राउंड स्टेट्स के मुकाबले में। ठीक है, यानी उनको एक्साइट करने के लिए आपको ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है एज कम्पेयर टू अदर न्यूक्लियाई। Elements with z equal to a magic number have a larger natural abundance than those of nearby elements. ठीक है, इसी तरह ये बात अंडरस्टूड है, जब उनके स्टेबल आइसोटोप्स ज़्यादा होंगे तो जाहिर है फिर उनकी नेचुरल अबेंडेंस भी ज़्यादा ही होगी बाकी एलिमेंट्स के मुकाबले में। ठीक है, तो ये जो मैजिक नंबर्स का तस्वुर है न्यूक्लियर फिजिक्स में, या मैजिक नंबर का जो कॉन्सेप्ट है, इसको हम किस तरह एक्सप्लेन कर सकते हैं? इसको हम शेल मॉडल ऑफ द न्यूक्लियस के थ्रू एक्सप्लेन कर सकते हैं। शेल मॉडल क्या कहता है? हर न्यूक्लियॉन जो है वो एक
न्यूक्लियर पोटेंशियल, ओवरऑल पोटेंशियल के अंदर मौजूद है, ठीक है। और उस पोटेंशियल के अंदर मौजूद होने की वजह से उसकी एक वेल डिफाइंड डिस्क्रीट एनर्जी होती है, वो उस डिस्क्रीट एनर्जी स्टेट के अंदर लाई करता है या एग्जिस्ट करता है, ठीक है। और हर एनर्जी स्टेट के साथ एक प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एक ऑर्बिटल एंगुलर क्वांटम नंबर और एक टोटल एंगुलर क्वांटम नंबर एसोसिएटेड होता है। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हम एटॉमिक फिजिक्स में ये सारी कार्रवाई करते हैं। एटॉमिक फिजिक्स में हम एक सेंट्रलाइज पोटेंशियल अज्यूम करते हैं जो कि कूलम पोटेंशियल की तरह का होता है, मतलब उसकी जो हम शक्ल है वो थोड़ी कूलम पोटेंशियल वाली लेते हैं, ठीक है। और उसके लिए हम जो है वो श्रोडिंगर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, तो वहाँ से हमारे पास क्वांटाइज स्टेट्स आ जाती हैं, ठीक है। तो इसी तरह न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर भी हमने सेम अजम्पशंस अडॉप्ट की। यहाँ पर हमारा मकसद जो है वो उस न्यूक्लियर मॉडल को एक्सप्लेन करना या अंडरस्टैंड करना नहीं है। यहाँ पर हम मैथमेटिक्स को थोड़ा सा अवॉइड करेंगे, वी स्टिक टू द कॉन्सेप्ट्स ओनली। स्फेरिकली सिमेट्रिक पोटेंशियल के लिए हम वेव फंक्शन को किस तरह डिफाइन करते हैं, वी हैव डन इट सेवरल टाइम्स अर्लियर एज वेल। और खास तौर पे जब हम न्यूट्रॉन का स्टेप पोटेंशियल सॉल्व कर रहे थे मैथमेटिकली, तो हम तब भी हमने इसी तरह का एक वेव फंक्शन अज्यूम किया था जिसका रेडियल पार्ट और एंगुलर पार्ट जो है उसको हम वेट कर सकें, ठीक है। सो वी हैव ब्रोकन दिस पोटेंशियल इनटू रेडियल एंड एंगुलर पार्ट जस्ट लाइक बिफोर। The radial part gives rise to the principal quantum number and the orbital angular quantum number, whereas the spherical part gives rise to the magnetic quantum number and the orbital angular quantum number. ठीक है. The energy eigenvalues will depend on the principal quantum number n and the orbital angular quantum number, but are degenerate in the magnetic quantum number area. Okay, what's the difference between these states and the one that we have been doing in modern physics and atomic physics? That these states are degenerate in L. What is degenerate basically? They have the same energy corresponding to different magnetic quantum numbers. They do not really separate out for having different magnetic quantum numbers. So all L's here, L's, the value of L's, orbital angular quantum number, are having the same energy. ठीक है, ये degeneracy होती है. States that have the same energy. These energy levels come in bunches called shells with a large energy gap just above each shell. In their ground state, the nucleons fill up the available energy levels from the bottom upwards with 2 protons or neutrons in each available proton-neutron energy level. ठीक है? Atomic physics की तरह वहाँ पर हम लोगों ने जिस पोटेंशियल में वो इलेक्ट्रॉन मौजूद है, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था, उसको बहुत क्लियरली अंडरस्टैंड किया हुआ है और हम उसको कूलम नेचर का पोटेंशियल कहते हैं। जो न्यूक्लियर फिजिक्स में पोटेंशियल मौजूद है, जो कि इस शेल मॉडल को, मैजिक नंबर्स वाले शेल मॉडल को परफेक्टली एक्सप्लेन करता है, दैट इज नॉट क्लियरली अंडरस्टूड. The nearest one that we follow is Saxon-Woods model. Okay, so we tried if we try to solve it through step potential, it does explain the first 3 magic numbers, that is 2, 8 and 20, but it does not explain it further. Okay, so same happens with the infinite square well potential, and the same happens with the harmonic oscillator potential. Rather, these potentials have equally spaced energy levels, whereas our shell model, the experimental discovery of the shell model tells us that this gap keeps on increasing as we can see it. Okay, so a simple harmonic potential as V of R is directly proportional to R square would yield equally spaced energy levels, and we would not see the shell structure and hence the magic numbers. So what was the discrepancy in all the other potentials that we considered in atomic physics is that they could only explain the first 3 magic numbers, but the rest of them were not very well explained by them. In fact, 28 did not exist there, 40 came directly. ठीक है, तो ये सारे मैजिक नंबर्स एक्सप्लेन करने के लिए कौन सा पोटेंशियल जो है वो नियरेस्ट है, सबसे रीजनेबल गेस देता है सैक्सन-वुड्स पोटेंशियल, व्हिच लुक्स लाइक दिस. ठीक है, और जैसा कि मैंने आपको कहा कि अभी हम मैथमेटिकल डिटेल्स में नहीं जाना चाह रहे, इसलिए हम इसकी श्रोडिंगर इक्वेशन उस तरह बनाकर सॉल्व नहीं करेंगे जिस तरह हमने न्यूट्रॉन के केस में की थी. ठीक है,
ऐसे पोटेंशियल के लिए इट टर्न्स आउट द लोएस्ट लेवल इज अगेन n equals 1, l equals 0 as we have considered earlier as well. atomic physics में भी हमने यही देखा है कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की लोएस्ट वैल्यू हम 1 लेते हैं. ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम जो 1 के साथ एसोसिएटेड होता है वो l equals 0 होता है. ठीक है, इफ यू कुड रिमेंबर l equals 0 करस्पॉन्ड टू द s सबशेल. ठीक है, देन कम्स द p सबशेल जिसमें l की वैल्यू जो है वो 1 होती है. Then comes the D subshell जिसमें L की वैल्यू 2 होती है. Then comes F and G and so on and so forth. ठीक है, हर सबशेल के अंदर जो नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स आ सकते हैं वो भी बिल्कुल उसी तरह फिक्स्ड हैं जिस तरह एटॉमिक फिजिक्स में होते हैं. 2 in the first one, 6 in the second one, 10 in the third and 14 in this one and 18 in the next one and so on and so forth. ठीक है, तो जब हम फिलिंग स्टार्ट करेंगे शेल्स की अकॉर्डिंग टू द शेल स्ट्रक्चर, शेल मॉडल ऑफ न्यूक्लियस, तो पहले सब शेल यानी एस में 2 प्रोटॉन्स या 2 न्यूट्रॉन्स आएंगे. फिर पी स्टेट आती है जिसमें 6 न्यूक्लियॉन्स आएंगे यानी 6 न्यूट्रॉन्स या 6 प्रोटॉन्स. ठीक है, दिस एक्सप्लेन्स द फर्स्ट 2 मैजिक नंबर्स. ठीक है, पहले 2 क्या है, पहला 2 है, फिर हमारे पास 8 आ जाता है. ठीक है, 2 और 8 हो गए. कैसे, पहला शेल क्लोजर कहाँ हो रहा है, 2 के ऊपर हो रहा है हमारे पास. फिर P आ गया, P के अंदर 6 आ गए, 2 + 6 इज 8. तो यहाँ पर हमारे पास सेकंड शेल क्लोजर हो रहा है. ठीक है, फिर हमारे पास कौन सी स्टेट्स आएंगी, फिर हमारे पास 1s, 1p के बाद क्या आता है, 1d आएगी. ठीक है, लेकिन 1d स्टेट के बिल्कुल करीब जो है वो 2s स्टेट लाई कर रही होती है. तो हम क्या करते हैं कि इन दोनों को, अब अगर हम हार्मोनिक ऑसिलेटर मॉडल कंसिडर कर रहे होते तो 1d और 2s में अच्छा खासा गैप होता है. क्या हो जाता, 2, 6, 1d के अंदर कितने आएंगे, 10 आएंगे. तो 2 + 6, 8 तो हो जाता, 8 पर क्लोजर हो जाता, 2 मैजिक नंबर्स डिफाइन हो गए. लेकिन जब हम तीसरे को इंक्लूड करते, डी वाले को, ठीक है, बल्कि तीसरा भी उसमें शायद एक्सप्लेन हो जाता है, 4th में प्रॉब्लम होता है. हाँ जी, तो जब हम इनको एक्सप्लेन करते हैं तो यहाँ पर क्लोजर नहीं होता शेल का ऑन 28 किसी तरह एक्सप्लेन नहीं हो रहा था. तो 28 बेसिकली किस तरह एक्सप्लेन होता है वो हम देखते हैं. ठीक है, दिस एक्सप्लेन्स द फर्स्ट 2 मैजिक नंबर्स. देन देयर इज द लेवल 1d बट दिस इज क्वाइट क्लोज इन एनर्जी टू 2s सो दैट दे फॉर्म द सेम शेल. ठीक है, तो 2s और 1d की एनर्जी जो है वो सेम होती है ऑलमोस्ट. तो वो एक ही शेल फॉर्म करते हैं और उस शेल के अंदर कितने न्यूक्लियॉन्स आने चाहिए, आपको पता है कि d के अंदर जो है वो 10 न्यूक्लियॉन्स आते हैं और s के अंदर 2 न्यूक्लियॉन्स आते हैं. ठीक है, इसकी डीजेनरेसी क्या हो जाएगी, 2j + 1. सही है, वो हम देखते हैं कि किस तरह डीजेनरेसी कैलकुलेट करते हैं. तो बहरहाल here it would be 10, here it would be 2. 10 + 2 is 12, 2 + 8 is 10. Okay, so that gives us 12 + 8 gives us 20. So this is the closure of the third shell. ठीक है, तो इस तरह this allows a further of 2 + 10 protons or neutrons giving us the next magic number of 20. The next 2 levels are 1f and 2p which are also quite close together and allow a further 6 + 14 protons or neutrons. This would suggest that the next magic number was 40, but experimentally it is known to be 50. The solution to this puzzle lies in the spin-orbit coupling. Spin-orbit coupling, the interaction between the orbital angular momentum and spin angular momentum, occurs in atomic physics. The origin is magnetic and the effect is a small correction. In case of nuclear binding, the effect is about 20 times larger. And it comes from a term in the nuclear potential itself, which is proportional to L dot S. ठीक है, तो even Saxon-Woods potential could not explain the fourth magic number. So what we had to do, the answer was adding a separate spin-orbit coupling correction term to the Saxon-Woods potential. अब ये स्पिन ऑर्बिट कपलिंग क्या होती है हम न्यूट्रॉन के केस में भी देख चुके हैं. मैं आपको दोबारा एक बार समझा देती हूँ
एज इन द केस ऑफ एटॉमिक फिजिक्स, जैसे वहाँ पर जे कपलिंग स्कीम थी, एल और एस क्वांटम नंबर्स जो हैं, ऑर्बिटल एंगुलर क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर, दे कंबाइन टू फॉर्म अ टोटल एंगुलर क्वांटम नंबर जे। ठीक है, ये जे किसके बराबर होता है? ये वेक्टर सम होता है एल और एस का। ठीक है, इसकी वैल्यूज क्या क्या पॉसिबल हैं? एस, क्योंकि आपको पता है इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियॉन्स दोनों के केस में हाफ इंटेग्रल होता है, इसकी वैल्यू हाफ होती है। तो जे की वैल्यूज क्या होंगी? एल प्लस हाफ से लेकर एल माइनस हाफ तक जाएंगी 1 के डिफरेंस से। ठीक है, जे की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी? जिसमें दोनों एड अप हो रहे होंगे, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम और स्पिन, यानी कि एल प्लस एस। और जे की मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी? एल माइनस एस। और बीच में जितने नंबर्स हैं उनको हम 1 के डिस्टेंस से लेंगे। मिसाल के तौर पर l इक्वल 0 के लिए आप जे निकालना चाह रहे हैं, तो ये हो जाएगा 0 प्लस हाफ। ठीक है, 0 प्लस हाफ आपको पता है हाफ ही होता है, और मिनिमम वैल्यू हो जाएगी 0 माइनस हाफ, यानी कि माइनस हाफ। तो प्लस हाफ और माइनस हाफ के बीच में और कोई नंबर नहीं आता, तो देयर विल बी ओनली 2 वैल्यूज। ठीक है, अगेन कमिंग टू l इक्वल्स 1 स्टेट। वैसे l इक्वल 0 स्टेट जो है वो इसमें स्प्लिट नहीं होती न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर, तो इसलिए हम l इक्वल 0 के लिए j को अलग अलग नहीं लेते। ठीक है, देन कम्स द l इक्वल्स 1 स्टेट। l इक्वल्स 1 स्टेट को जब हम देखेंगे तो 1 प्लस हाफ 1 माइनस हाफ, यानी कि 3/2 और 1 माइनस हाफ इज हाफ। तो j इक्वल्स मतलब l इक्वल्स 1 के करस्पॉन्डिंग सिर्फ 2 स्टेट्स बनेंगी, दैट इज 3/2 एंड हाफ। न्यूक्लियर फिजिक्स में और एटॉमिक फिजिक्स में जे कपलिंग स्कीम में एक और डिफरेंस ये होता है कि हायर जे वैल्यू लोअर एनर्जी पर लाई करता है। यानी क्या बताया मैंने आपको? मैंने आपको ये बताया कि अगर हम जे इक्वल्स 1 के लिए ये वैल्यू निकाल रहे हैं, ठीक है, जे इक्वल्स 1 के लिए अगर हम ये वैल्यू निकाल रहे हैं, ठीक है, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी? L प्लस एस, यानी कि 1 प्लस हाफ, और L माइनस एस, यानी कि 1 माइनस हाफ। ठीक है, ये दो वैल्यूज हैं हमारे पास। ये हो जाएगी 3/2 और ये वैल्यू हमारे पास हो जाएगी हाफ। अब इसमें से जे की हायर वैल्यू कौन सी है? जे की हायर वैल्यू है हमारे पास 3/2। ये टर्म लोअर इन एनर्जी होगी, यानी नीचे जो टर्म आएगी वो आएगी 3/2 टर्म डायग्राम में, और ऊपर जो टर्म आएगी हमारे पास वो आएगी हाफ। एटॉमिक फिजिक्स में इसका उल्टा होता है। ठीक है, a further feature, अच्छा, the spin orbit coupling term leads to an energy shift that is proportional to j into j plus 1 minus l into l plus 1 minus s into s plus 1. तो इसका क्या मतलब है? there is an energy shift in the energy terms, energy values that is proportional to this term, यानी in addition to the Saxon-Woods potential हमें एक और एनर्जी शिफ्ट भी अप्लाई करना पड़ता है, जिसकी वजह से फिर ये मैजिक नंबर्स जो हैं वो चेंज हो मतलब मैजिक नंबर्स एक्सप्लेन हो जाते हैं, जो रिमेनिंग मैजिक नंबर्स हैं। A further feature of this spin orbit coupling in nuclei is that energy split is the opposite sense from its effect in atomic physics, namely that states with higher J have lower energy। ये बात मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। ठीक है, तो अब आते हैं हम न्यूक्लियर शेल मॉडल की एनर्जी स्टेट्स पर के किस तरह नज़र आती हैं। तो जनाब सबसे पहले L इक्वल 0, ये देखिए, ये जो वैल्यू है L इक्वल 0 के करस्पॉन्डिंग है 1s। ठीक है, 1s, और 1s के अंदर कितने न्यूक्लियॉन्स होंगे? 2 होंगे। इसकी डिजेनरेसी जो है वो 2j plus 1 के बराबर होगी, और आपको पता है j की वैल्यू यहाँ पर हाफ है, तो 2 into हाफ प्लस 1, ठीक है, तो ये बराबर हो जाएगी 2 के।
two nucleons can exist in this state. ठीक है, और इसको हम क्या कहते हैं, 1s हाफ कहते हैं. 1s हाफ क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें जो न्यूक्लियॉन्स मौजूद हैं उनका जो हमारे पास J होता है वो हाफ होता है. ठीक है, फिर आ जाइए L इक्वल्स 1 पर. ठीक है, ये p ऑर्बिटल है 1p. ठीक है, इसकी स्टेट्स मैंने आपको ऊपर निकालना बता दी हैं. किस तरह निकली हैं, L प्लस एस, L माइनस एस. L प्लस एस को कौन करस्पॉन्ड कर रहा है, S की वैल्यू आपको पता है हाफ है, तो L प्लस एस को करस्पॉन्ड कर रहा है 1p 3/2, और L माइनस एस को कौन करस्पॉन्ड कर रहा है 1p हाफ. ठीक है, तो ये दो स्टेट्स पॉसिबल हैं. लेकिन मैंने आपको बताया कि इन कंट्रास्ट टू एटॉमिक फिजिक्स 3/2 वुड लाई लोअर देन हाफ, तो इसलिए 3/2 नीचे आ रही है. और आपको पता है कि इसकी डीजेनरेसी क्या होती है, इसकी डीजेनरेसी जो है वो हमारे पास 6 होती है. ठीक है, सो J की वैल्यू के अगेंस्ट जो डीजेनरेसी आएगी वो ये हो जाएगी. ठीक है, अब यहाँ आ जाइए. 1s 1p के बाद क्या आएगा 1d. ठीक है, 1d आ जाएगा. 1d की क्या क्या वैल्यूज पॉसिबल हैं आपको पता है. यहाँ पर L की वैल्यू जो है वो 2 है हमारे पास d में. ठीक है, L की वैल्यू 2 है. अगर L की वैल्यू 2 है तो इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है कि L प्लस एस से लेकर L माइनस एस तक जाएंगे हम, यानी 2 प्लस हाफ से लेकर 2 माइनस हाफ तक जाएंगे. ठीक है, तो जब हम 2 प्लस हाफ लेंगे दैट वुड बी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ J, दैट वुड करस्पॉन्ड टू 5/2. और जब हम 2 माइनस हाफ लेंगे तो वो मिनिमम वैल्यू हो जाएगी J की, और वो इस केस में हो जाएगी हाफ. ठीक है, 2 माइनस हाफ सॉरी 3/2. ठीक है, 5/2 3/2. तो ये हमारे पास D की दो स्टेट्स आ गई. अभी राइट नाउ वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट D. ठीक है, D की दो स्टेट्स कौन सी हो जाएंगी, 1D 5/2 एंड 1D 3/2. और जैसे मैंने आपको बताया 5/2 वुड लाई लोअर इन एनर्जी, इसलिए 5/2 हम नीचे लिखेंगे, 3/2 ऊपर आएगी. अब यहाँ से स्टार्ट होता है सेकंड जो हमारा शेल है वो, यानी कि सेकंड जो एनर्जी लेवल है. फर्स्ट एनर्जी लेवल में हमारे पास दो सब शेल्स थे S और P. ठीक है, ये D भी फर्स्ट का ही है, लेकिन बात क्या हुई, बात ये हुई कि इट्स सो क्लोज इन एनर्जी टू 2s कि हम इसको एक ही शेल कंसिडर. दीज आर डीजेनरेट स्टेट्स, दीज हैव द सेम एनर्जी. जो न्यूक्लियॉन्स इन स्टेट्स में होते हैं उनको सेम एनर्जी पर कंसिडर किया जाता है या उनकी एनर्जी सेम होती है. ठीक है, तो इसलिए दे आर सो क्लोज टू ईच अदर, तो हमने उनको बंडल अप करके वन शेल कंसिडर किया है, या नेचर उनको बंडल अप करके वन शेल कंसिडर करती है, यूं कहना ज्यादा बेहतर होगा. ठीक है, तो 2s एंड 1d लाई टुगेदर. तो जब आप ये एनर्जी लेवल डायग्राम बना रहे हो फिलिंग के लिए, आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये करना पड़ेगा कि 1s 1p 1d आप लिखें, लेकिन याद रखिएगा कि 1d के साथ 2s ओवरलैप करता है. ठीक है, सो 1d 5/2 1d 3/2, और इनके बीच में ये 2s हाफ लाई कर. ठीक हो गया, तो 2 6 8 14 16 20, that's the closure of the second shell, and that very well explains the first three magic numbers, 2 then 8 then 20. ठीक है, उसके बाद आ जाएगा 1d के बाद क्या आएगा 1f आएगा, और इसी तरह 1f की आप वैल्यूज निकालेंगे 3 प्लस हाफ से लेकर 3 माइनस हाफ तक. ठीक है, तो वैल्यूज कहाँ से कहाँ तक जाएंगी, वैल्यूज जाएंगी 7/2 से लेकर 5/2 तक, यही दो वैल्यूज निकलेंगी. लेकिन साथ में 2s यहाँ आया था तो 2p यहाँ पर आएगा. नाउ दिस 1f 7/2 इज फार लोअर इन एनर्जी देन ऑल दीज अदर टर्म्स. ठीक है, तो इसलिए दैट बिहेव्स एज द सेपरेट क्लोजर ऑफ अ शेल. ये एक शेल यहाँ पर क्लोज हो जाता है, बिल्कुल जिस तरह एटॉमिक फिजिक्स में क्लोज शेल्स स्टेबिलिटी को जाहिर करती हैं,
इसी तरह न्यूक्लियर फिजिक्स में भी क्लोज शेल्स स्टेबिलिटी को जाहिर करती हैं। यानी अगर 28 न्यूक्लियॉन्स हैं, इट कुड बी आइदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, ठीक है, या तो 28 प्रोटॉन्स हैं या फिर 28 न्यूट्रॉन्स हैं, दोनों में से कोई भी, तो वो शेल मजीद न्यूक्लियॉन्स एक्सेप्ट नहीं करेगा एंड इट वुड बिहेव लाइक एन एक्सक्लूसिवली स्टेबल न्यूक्लियस। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड अ मैजिक नंबर, ठीक है। तो लेस रिएक्टिव हो जाता है, टाइटली बाउंड हो जाता है न्यूक्लियस। अब ये इसी तरह आप टर्म्स जो है वो बिल्डअप करते जाएंगे जिस तरह हमने शुरू में की हैं। 1f के साथ 2p आया है, 2p की भी दो टर्म्स बनेंगी, यहाँ पर आपको पता है 3/2 और हाफ, सही है। और ये साथ में इनकी मल्टीप्लिसिटी सामने लिखी हुई है। मल्टीप्लिसिटी इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स दैट कैन रिजाइड इन दैट स्टेट दैट स्टेट कैन ऑक्यूपाई, ठीक है। फिर ये 1g स्टेट आ गई। अब ये 1g स्टेट में बिल्कुल उसी तरह जैसे ये 7/2 एक्सक्लूसिवली लो लाई कर रही थी, उसी तरह 9/2 की जो स्टेट है ये बहुत नीचे आ जाती है, ठीक है। आप ये देख रहे हैं, आपको नज़र आ रहा है कि कुछ स्टेट्स बंचअप होकर कलेक्ट होकर सेपरेट शेल्स बनाती हैं, कुछ स्टेट्स जो हैं वो एक्सक्लूसिवली लो जा रही हैं, नीचे जा रही हैं एनर्जीज में। अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी आपको नज़र आ रही है, ठीक है, इज डिपेंडिंग अपॉन द स्पिन ऑर्बिट कपलिंग। तो दिस इज हाउ वी fill the nuclear shells. We see that this large spin orbit effect leads to crossing over of energy levels into different shells. For example, the state above the 2p state is 1g, L equals 4, which splits into 1g 9/2, that is j equals 9/2, and 1g 7/2, that is j equals 7/2. The energy of the 1g 9/2 state is sufficiently low that it joins the shell below. So that this fourth shell now consists of 1f 7/2, 2p 3/2, 1f 5/2, 2p half, and 1g 9/2. This is what they are referring to. This one. ठीक है। The maximum occupancy of this state, or the multiplicity as I said, is 2j plus 1 protons or neutrons for each j. Now it becomes 8 plus 4 plus 6 plus 2 plus 10. That is equal to 30 neutrons, which added to the previous magic number 20 gives the next observed magic number of 50. ठीक है, ये इस स्टेट के लिए एक्सप्लेन कर रहे हैं कि ये जो स्टेट है, ठीक है, इस स्टेट के लिए एक्सप्लेन कर रहे हैं कि ये देखिए 1f 7/2, 2p 3/2, 1f 5/2, 2p हाफ और 1g 9/2, ठीक है। तो ये सब मिलकर फोर्थ शेल बना रहे हैं आपके पास 30, सही है, ये सब मिलकर फोर्थ शेल बना रहे हैं। तो क्या क्या है इन स्टेट्स में, कितने कितने जो है वो आपके पास नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स आ सकते हैं। ये देखें, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स टोटल कितने आ सकते हैं, 4 इन दिस वन, 6 इन दिस वन, 2 इन दिस वन एंड 10 इन दिस वन, ठीक है। सो 4, 6, 2 एंड 10 एंड देन दिस 1f 7/2, 8 यहाँ पर, ठीक है। सो दैट मेक्स अ टोटल ऑफ 30, which adds to the previous magic number 20 and gives the next observed magic number 50. Further up, it is the 1h state that undergoes a large splitting into 1h 11/2 and 1h 9/2, with the state 1h 11/2 state joining the lower shell, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर भी यही हुआ कि h स्टेट जो है उसमें बहुत ज़्यादा स्प्लिटिंग हुई, तो जो h की 11/2 वाली स्टेट है उसने लोअर शेल को ज्वाइन कर लिया, जिसकी वजह से ये मैजिक नंबर 82 बना है। वो आप वेरीफाई कर सकते हैं इनको ऐड करके, टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स को ऐड करके, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी फिल द न्यूक्लियर शेल्स। अब अगर आपको कोई न्यूक्लियस गिवन है, ठीक है, उसका आपको n या z गिवन है,
और आपको कहा जा रहा है कि उसका स्पिन और पैरिटी मालूम करें ग्राउंड स्टेट के अंदर। तो वो आप कैसे करेंगे? वो आप कुछ तो स्पिन मतलब कुछ न्यूक्लियाइड्स ऐसे हैं जिसमें आप डायरेक्टली उसका नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स या प्रोटॉन्स देखकर प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि इसकी स्पिन या पैरिटी क्या होगी, ठीक है। लेकिन कुछ में आपको जो है वो शेल मॉडल यूज़ करना पड़ता है, जे की वैल्यू के थ्रू बताना पड़ता है, ठीक है। पैरिटी क्या होती है ये हम बहुत अच्छी तरह न्यूट्रॉन वाले चैप्टर में भी कर चुके हैं, उससे पहले भी कर चुके हैं। स्पिन क्या होता है वो आप लोगों को मालूम है। प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स टेंड टू पेयर अप सो दैट द स्पिन ऑफ ईच पेयर इज 0 एंड ईच पेयर हैज इवन पैरिटी, ठीक है। जब पेयर अप करेंगे प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स तो एक का स्पिन अप एक का स्पिन डाउन हो जाता है, तो जो टोटल पैरिटी है वो हम स्पिन 0 और टोटल पैरिटी इवन लेते हैं उसकी, ठीक है। Thus we have even nuclides जिसमें Z और A दोनों even होंगे। They have intrinsic spin and even parity, ठीक है। Odd A nuclei have one unpaired nucleon। अब जो ऐसे न्यूक्लियाइड्स होंगे जिसमें Z भी even है, A भी even है, तो इसका मतलब है यकीनन N भी even निकलेगा, ठीक है। इसका मतलब है Z भी even है, N भी even है। तो ऐसे न्यूक्लियाइड्स के अंदर जो इंट्रिंसिक स्पिन होता है इनका वो 0 के बराबर होगा, और अगर स्पिन 0 है तो आपको पता है पैरिटी जो है वो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम पर या स्पिन पर डिपेंड करती है, तो इवन पैरिटी हो जाएगी, ठीक है। ऑड ए न्यूक्लियाई जो होंगे, ऑड ए में यकीनन अगर ए ऑड है तो या तो Z ऑड होगा या N ऑड होगा, दोनों में से कोई एक ऑड होगा, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है कि यकीनन एक स्पिन अनपेयर्ड होगा आपके पास, ठीक है। द स्पिन ऑफ द न्यूक्लियस इज इक्वल टू द J वैल्यू ऑफ दैट अनपेयर्ड न्यूक्लियन। वो जो भी न्यूक्लियन अनपेयर्ड होगा उसकी J वैल्यू के बराबर उसका स्पिन होगा, और पैरिटी जो है वो -1 रेज़ टू द पावर L हो जाएगी, और L उस अनपेयर्ड न्यूक्लियन का ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होगा। कैसे? ये मतलब आपको बात बड़ी मुश्किल लग रही होगी, हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। टाइटेनियम की एग्जांपल, 47 इसका मास नंबर है, 22 इसका Z नंबर है। 22 इज इवन बट द मास नंबर इज ऑड एज वी कैन सी। तो इसका क्या मतलब है? N की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास? N की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 47 - 22 दैट इज 25, ठीक है। नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स जो है इसका वो ऑड है, ठीक है। इसका मतलब है इसका एक न्यूक्लियन जो है वो अनपेयर्ड है हमारे पास, ठीक है। इस अनपेयर्ड न्यूक्लियन अब हमें क्या करना पड़ेगा? इसके लिए शेल्स फिल करने पड़ेंगे। ये जो अनपेयर्ड न्यूक्लियन है देखना पड़ेगा कि वो कौन सी J वैल्यू में लाई कर रहा है। जिस J वैल्यू में वो लाई करेगा उसकी J वैल्यू पर आपका स्पिन और पैरिटी दोनों डिपेंड करेंगे, ठीक है। 20 of the neutrons fill the shells up to magic number 20 and there are 5 in the 1f7/2 state, ठीक है। अब अगर हम शेल मॉडल को देखें तो 20 तो यहाँ तक फिल कर लेंगे, फिर अगली स्टेट कौन सी आ रही है, अगली टर्म कौन सी आ रही है? 1f7/2, ठीक है। 20 तो हमने यहाँ तक फिल कर दिए सारे, 25 है न्यूट्रॉन्स हमारे पास जो हमने कैलकुलेट किए, ठीक है। तो 5 इसके अंदर आएंगे, 5। J की वैल्यू क्या है यहाँ पर? 7/2, ठीक है। J की वैल्यू 7/2 है, L की वैल्यू 3 है, हमें पता है F के लिए L की वैल्यू 3 होती है, ठीक है। 4 of these form pairs, अब 5 है, ठीक है। तो +½ -½ एक पेयर, फिर +½ -½ इसी तरह फिलिंग होती है ना, ठीक है। ये दूसरा पेयर बन गया। जो आखिरी न्यूक्लियन बचेगा उसकी वजह से हमारा न्यूक्लियर स्पिन और पैरिटी डिफाइन होगा, ठीक है। तो वो जो आखिरी 4 of these form pairs and the remaining one leads to a nuclear spin, आखिरी वाला भी उसी स्टेट के अंदर है ना, J = 7/2 वाली स्टेट के अंदर है। इसका मतलब है कि न्यूक्लियर स्पिन क्या हो जाएगा? 7/2, और पैरिटी क्या हो जाएगी? -1 रेज़ टू द पावर L,
और f स्टेट के लिए l की वैल्यू 3 होती है। 1f 7/2 है ना, तो f के लिए l की वैल्यू 3 होती है, तो -1⁻³ यानी कि ऑड पैरिटी। ठीक है, तो टाइटेनियम की पैरिटी हमने कैलकुलेट की, ऑड पैरिटी है टाइटेनियम की। ठीक है, अब आ जाएं ऑड न्यूक्लियाई के ऊपर। ये तो था इवन ऑड न्यूक्लियाई। ठीक है, इवन ऑड में हम क्या करते हैं, जो ऑड वाला न्यूक्लियॉन होता है उसको देखते हैं कि वो किस स्टेट में है। जिस स्टेट में वो होगा वही न्यूक्लियस का स्पिन बन जाएगा, और -1⁻⁴ उस स्टेट का जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है उसको आप -1 की पावर बनाएं। तो अगर वो नंबर जो है वो ऑड है तो यकीनन ऑड पैरिटी आएगी, अगर वो नंबर इवन है तो इवन पैरिटी आएगी। ठीक है, ऑड न्यूक्लियाई की तरफ आ जाए। इन दिस केस देयर इज एन अनपेयर्ड प्रोटॉन whose total angular momentum is J1 and an unpaired neutron whose total angular momentum is J2। अब इस केस में एक प्रोटॉन भी अनपेयर्ड होगा, एक न्यूट्रॉन भी अनपेयर्ड होगा। देखें इस वाले केस में प्रोटॉन पेयर्ड थे, लेकिन A जो था वो ऑड था, तो इसका मतलब है न्यूट्रॉन अनपेयर्ड था। इस केस में क्या हो रहा है, इस केस में दोनों अनपेयर्ड हैं, तो इसका मतलब है एक J1 आएगा हमारे पास, एक J2 आएगा। The total spin of the nucleus is the vector sum of these angular momenta and can take values between J1 plus J2 and J1 minus J2 in unit steps. The parity is given by -1⁻⁴ L1 plus L2, where L1 and L2 are the orbital angular momenta of the unpaired proton and the neutron respectively. अब ये एग्जाम्पल समझने की कोशिश करते हैं। 3 और 6 लिथियम की एग्जाम्पल। 3 न्यूट्रॉन्स है हमारे पास, 3 ही प्रोटॉन्स है। ठीक है, अगर 3 न्यूट्रॉन्स हैं 3 प्रोटॉन्स हैं, 2 तो पहले में आ जाएगी। ठीक है, एक रह जाएगा जो कि 1p3/2 में आएगा। तो L की वैल्यू क्या आ गई, उस हिसाब से हमारे पास आउटर मोस्ट न्यूक्लियॉन के लिए L की वैल्यू 1 आ गई, और J की वैल्यू क्या आ गई, 3/2 आ गई। ठीक है, अब J की टोटल वैल्यू क्या होनी चाहिए, इसका सम होनी चाहिए, वेक्टर सम। ठीक है, the first two of each fill the furnace level and the third is in the 1p3/2 level. The orbital angular momentum of each is L equals 1. Parity क्या हो जाएगी, सिंपली -1 की पावर L1 plus L2 यानी कि 1 plus 1, that's even। ठीक है, वो -1 की पावर स्क्वायर यानी कि इवन पैरिटी आ गई हमारे पास। But the spin can be anywhere between 0 and 3। How? J1 plus J2 क्या हो जाएगा आपके पास, (3/2 plus 3/2). 3/2 plus 3/2 कितना होता है, 3। ठीक है, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या आ रही है आपके पास, J1 plus J2 3। तो न्यूक्लियर स्पिन की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, J1 minus J2, जो के बराबर हो जाएगा 0 के। तो न्यूक्लियर स्पिन कैन बी एनीवेयर बिटवीन 0 and 3। आ गई ये बात समझ में। दिस इज हाउ यू अप्लाई द शेल मॉडल। यू फाइंड द न्यूक्लियर स्पिन एंड पैरिटी ऑफ अ न्यूक्लियस बाय यूजिंग द शेल मॉडल। ठीक है, वी वोंट बी डूइंग मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट्स फॉर द शेल मॉडल, दैट इज बियॉन्ड द स्कोप ऑफ आवर कोर्स। ठीक है, एक्साइटेड स्टेट्स भी हम नहीं करेंगे। बस यहाँ से मैं थोड़ा सा समराइज करके कलेक्टिव मॉडल के बारे में बस थोड़ा सा बता दूँ आपको। लिक्विड ड्रॉप मॉडल और शेल मॉडल दोनों की अपनी डिस्क्रिपेंसीज हैं। ठीक है, दोनों की अपनी शॉर्टकमिंग्स हैं। कुछ चीज़ें लिक्विड ड्रॉप मॉडल बहुत अच्छी एक्सप्लेन करता है, तो कुछ चीज़ें जो है वो शेल मॉडल बहुत अच्छी एक्सप्लेन करता है, लेकिन दोनों जो है वो परफेक्टली न्यूक्लियस के सारे जो वो हैं फिजिकल एस्पेक्ट्स उनको डिफाइन नहीं कर पाते। शेल मॉडल की शॉर्ट कमिंग्स कौन सी हैं, हैवियर न्यूक्लियाई के लिए ये बहुत अच्छी एक्सप्लेनेशन नहीं देता। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट्स जो है वो परफेक्टली एक्सप्लेन नहीं करता। किसी को अगर इसकी डिटेल में जाने की ज़रूरत महसूस हो रही है तो ये जो आर्टिकल है इसमें बहुत पेडागोजिकल स्टाइल में बहुत डिस्क्रिप्टिव तरह से बताया गया है कि न्यूक्लियर शेल मॉडल जो है वो क्यों मैग्नेटिक मोमेंट का सही रिजल्ट नहीं देता। ठीक है, तो वो देख लीजिएगा आप वहाँ से बेशक जाकर।
One further failing of the shell model is the predictions of electric quadrupole moments, which in the shell model are predicted to be very small. क्वाड्रुपोल मोमेंट क्या होती है ये मैं आपको पहले बता चुकी थी. जब भी हम इलेक्ट्रिक चार्जेस की असेंबली को देख रहे होते हैं तो उसके साथ हम कुछ मैग्नेटिक मोमेंट्स उसके साथ असाइन करते हैं, मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक मोमेंट्स. ठीक है, जो सिंपली द क्यूमुलेशन ऑफ चार्ज है या जो चार्ज की असेंबली है वो मोनोपोल मोमेंट होती है. when we are looking at the variation in the density of charge with respect to the distance, तो उसको हम जो है वो डाइपोल मोमेंट कहते हैं, यानी वो r डिपेंडेंट होता है. ठीक है, वेरिएशन इन चार्ज विथ रिस्पेक्ट टू r. और जब हम वही चार्ज डेंसिटी की वेरिएशन जो है वो सॉलिड एंगल की रिस्पेक्ट से देख रहे होते हैं तो वो क्वाड्रुपोल मोमेंट होता है, जिसको आप बहुत आसान लफ्जों में अगर एक लेमैन के लिए डिफाइन करना चाह रहे हैं तो आप ये कह सकते हैं कि द स्केप ऑफ perfectly spherical charged object from spherical symmetry. ठीक है, एक जो स्फेरिकल चार्ज्ड ऑब्जेक्ट होगा वो कितना जो है वो स्फेरिकल सिमेट्री से हट रहा है, यानी कितना किसी एक साइड पर जो है वो उसमें चार्ज बल्ज कर रहा है, इस चीज़ को बेसिकली इस फिजिकल फिनोमेना को आप क्वाड्रुपोल के तौर पर डिफाइन करते हैं. तो जो क्वाड्रुपोल मोमेंट्स हैं न्यूक्लियाई की वो शेल मॉडल बहुत अच्छी तरह प्रिडिक्ट नहीं करता. ठीक है, कुछ मास नंबर्स के लिए करता है, कुछ मास नंबर्स के लिए नहीं करता. The failure of shell model to correctly predict quadrupole moments arises from the assumptions that the nucleons move in a spherically symmetric potential. ठीक है, ये चीज़ हमने ड्यूट्रॉन के केस में भी देखी थी कि L इक्वल्स ड्यूट्रॉन का जो क्वाड्रपोल मोमेंट था वो ज़ीरो होना चाहिए था हमारी प्रिडिक्शन के मुताबिक, जबकि ज़ीरो नहीं होता. तो वहाँ पर भी यही इशू था कि हमने L इक्वल ज़ीरो वाला पोटेंशियल यानी स्फेरिकली सिमेट्रिक पोटेंशियल अज्यूम किया था, जो कि that was not true. Same is the case with shell model. Shell model assumes a spherically symmetric potential. That is not the case. So what's the solution then? The solution is a collective model that generalizes the results of shell model by considering the effect of a non-spherically symmetric potential and leads to a substantial deformation for large nuclei and consequently large electric quadrupole moments. ठीक है, as I told you, quadrupole moment can be defined as the deformation from spherical symmetry for a charged object. So, collective model basically explains that. And one of the most striking consequences of the collective model is explanation of low-lying excited states of heavy nuclei. Similarly, the low-lying excited states of heavy nuclei were not very well explained by the shell model. So collective model explains those as well, but here we'll end our lecture for today, and I hope you could understand this, and I would like you to please have a look at question numbers. I'll give you a few questions from your textbook, that is Introductory Nuclear Physics by Kenneth S. Strain. And if you do those questions, then I hope that is going to help you in your examination, and that will be quite helpful in understanding the shell model further. So in your book, that's page number 157 of your textbook, and you could do question number 1 and question number 2 from here, and let me know if you have any difficulty in doing these questions. Thank you very much. That's the end of this lecture.